जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ये हमारा बेसिकली प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लास है। इसमें हम सिमुलेशन करेंगे, प्रैक्टिस कंप्लीट पेपर की, फुल पेपर की। क्योंकि अमूमी तौर पे जब आप पूरे सेशन में तैयारी कर रहे होते हैं तो एक सिटिंग में एक चैप्टर या दो चैप्टर रिवाइज करते हैं और टेस्ट करते हैं। आज की सिटिंग में आपको प्रैक्टिस करवानी है आई कैप की। आई कैप में आपने जाके 3 घंटे के अंदर एक सिटिंग में कंप्लीट पेपर अटैम्प्ट करना है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हमने 100 मार्क्स का कंप्लीट पेपर एक ही सिटिंग में अटैम्प्ट करना है। जो अप्रोच आज आप सीखें ये रिकमेंडेड अप्रोच है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, प्रेफरेंस के मुताबिक कस्टमाइजेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस इस जो फुल एक सिटिंग के अंदर फुल पेपर अटैम्प्ट करना है, जो अप्रोच आप सीखेंगे इसको फिर आपने फर्दर नेक्स्ट वीक में दूसरे जो अटैम्प्ट्स के पेपर्स होंगे उन पे भी अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करना है। यानी आज के बाद एग्जाम तक आपको कम से कम 3 पेपर फुल एक सिटिंग में करने चाहिए। यानी एक आज कर लिया, फिर 2 दिन के बाद एक फुल पेपर कर लिया किसी और अटैम्प्ट का, कोई भी अटैम्प्ट उठा लीजिए बिजनेस ला के, फिर 2 दिन के बाद एक और पेपर उठा लिया, एक सिटिंग के अंदर पूरा पेपर अटैम्प्ट किया, ताकि आपको आदत पड़े एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जब शिफ्ट करना है तो साथ ही टॉपिक भी शिफ्ट हो रहा होता है। तो कैसे हम मल्टीपल टॉपिक्स को हैंडल करना है, ठीक है जी। स्टार्ट करें। एग्जाम हॉल में आप बैठ के, पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पेपर आप सबके सामने है। अब आपका सबसे पहले रीडिंग टाइम स्टार्ट होगा 15 मिनट का, ऐसा ही है। सजेशन मेरी ये है, इस 15 मिनट के रीडिंग टाइम में आपने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, बाकी क्वेश्चंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न सुन लीजिए। रीज़न ये है कि अगर आप जल्दी में बड़ी बड़ी केस स्टडीज़ को पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो रीडिंग टाइम में आप उनको अटेम्प्ट तो नहीं कर सकते, ठीक है। उनको पढ़ना शुरू, पहले अगर पूरा पेपर पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो पूरा पेपर आप रीडिंग टाइम में शायद पढ़ लें, या रीडिंग टाइम के बाद 5-7 मिनट में पढ़ लें। लेकिन जब पूरा पेपर पढ़ लेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे ना, जिस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है, तब तक वो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन भूली होगी, मिक्स हुई होगी। क्योंकि आपके एक पेपर में फर्ज कीजिए अगर 15 से 20 क्वेश्चन है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, 15-20 क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट केस स्टडीज हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन मिक्स हो जाएगी। इसीलिए ज़रूरी है कि आपने जिस केस स्टडी को ख़ास तौर पे स्टार्ट किया ना, उसको अटेम्प्ट करके दूसरी केस स्टडी पे जाना है, ताकि इंफॉर्मेशन एक तो मिक्स ना हो, और दूसरा ताज़ा ताज़ा जब केस स्टडी पढ़ी होती है ना, उसका फैक्चुअल एनालिसिस करना आसान होता है। थोड़ी देर के बाद दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा उस केस स्टडी की तरफ आएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें भूल चुकी होंगी। ऐसे होता है ना, कभी किताब पढ़ते हैं, आधी किताब के बाद शुरू वाला हिस्सा अक्सर चीज़ें भूल चुकी होती है। मूवी देखते हैं, आधी मूवी के बाद शुरू के बहुत सी चीज़ें भूल, कुछ याद भी रहती हैं लेकिन कुछ भूल भी चुकी होती है। और केस स्टडी में तो हमने एक एक लफ्ज़ की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है उसका, और हमने देखना होता है कि इसका क्या इम्पैक्ट है। इसलिए ज़रूरी है कि केस स्टडी जब शुरू करें तब उसके साथ ही उसको ख़त्म भी करना है, फिर दूसरी केस स्टडी की तरफ जाना है। ऐसा ना हो एक के बाद दूसरी केस स्टडी पढ़ी है और अभी पहली केस स्टडी अटेम्प्ट ही नहीं की, नहीं नहीं नहीं, वो रीडिंग टाइम ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। तो रीडिंग टाइम को ज़ाया होने से बचाने के लिए सजेशन क्या है, सबसे पहले क्या करें आप, एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें, ठीक है। 15 मिनट के अंदर एमसीक्यूज 15 आप पढ़ लेंगे, 5-7 मिनट ऊपर भी लग जाए प्रॉब्लम कोई नहीं है। एमसीक्यू को पढ़ना, जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसको हल्का सा मार्क कर देना है। एग्जामिनर जो इन्विजिलेटर होता है ना, वो इस चीज़ को नापसंद करता है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ज़्यादा चीज़ें लिखें। थोड़ी बहुत चीज़ लिख देना प्रॉब्लम नहीं है कोई, हल्का सा डॉट लगा देना, हल्का सा टिक लगा देना, अंडरलाइन कर लेना पेपर को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ज़्यादा चीज़ें लिखेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन ही क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख देंगे, इन्विजिलेटर ये समझता है कि शायद आप नकल लगा रहे हो। तो इसलिए करना क्या है, रीडिंग टाइम में एमसीक्यूज को पढ़ना है, और हर एमसीक्यू के बाद, अच्छा ये नहीं करना कि ये एमसीक्यू मुश्किल लग रहा है ना इसको बाद में करेंगे, नहीं 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 नहीं, जो बाद में आपको दोबारा सारा पढ़ना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। उसी वक्त बाद में कौन सा आपने किताब खोल के पढ़ के फिर अटेम्प्ट करना है, वो भी तो उसी नॉलेज के साथ अटेम्प्ट करना है। तो एमसीक्यूज अगर मुश्किल लग भी रहा है तो उसी वक्त डिसीजन करें उसका कि कौन सी ऑप्शन बेहतर है, फिर आगे चले जाए। तो पहली सेशन क्या है मेरी, रीडिंग टाइम के अंदर आपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने से मुराद पढ़े, करेक्ट ऑप्शन को हल्का सा आगे पीछे दाएं बाएं डॉट लगा लें, अंडरलाइन कर लें, ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं करना, इन्विजिलेटर बुरा मान जाता है, डिसलाइक करता है,
वो फिर आपको मना करेगा कि ना लिखें। ये नहीं है कि आपको उठा के घर भेज देगा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन आपको मना कर। तो एमसीक्यूज पढ़ने हैं, करेक्ट ऑप्शन को हल्का सा अंडरलाइन कर लें, टिक लगा लें, एग्रीड। अब आपके पास टाइम है 15 मिनट का, ये पेपर आपके सामने है, और ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स अगर जो देख रहे हैं, आपके सामने भी पेपर होना चाहिए और आपके पास भी 15 मिनट का टाइम है। एज्यूम करना है आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। जरा मुझे दिखाइए कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अभी आपके पास आंसर शीट नहीं, आंसर स्क्रिप्ट नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। चले स्टार्ट हो जाए, करें शुरू करें। सिमुलेशन शुरू है आपकी, पेपर आपसे मैंने सॉल्व कराना है, खुद नहीं करना। ये समझ गए थे घर से कि मैं करूंगा पेपर, नहीं, आपसे सॉल्व करवाना है। पेन किधर है? पेन आपके सामने होना चाहिए, शाबाश, या कोई नोटबुक वगैरह। करें पेपर टाइम, सिर्फ एमसीक्यूज और कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है जी। पॉज कीजिएगा जी। एमसीक्यूज उम्मीद है आपने कर लिए होंगे, कुछ स्टूडेंट अभी भी कर रहे हैं। जो ओवरऑल कंक्लूजन आपके साथ मैं शेयर करता हूं, लगभग तकरीबन जो हमारे 20% के करीब स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 10 मिनट में सारे क्वेश्चंस कर लिए। जो 50 एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ सिर्फ, जो 50% के करीब स्टूडेंट्स हैं उन्होंने विद इन 15 मिनट्स इसको कंप्लीट कर लिया, और जो 30% स्टूडेंट्स हैं उन्हें 15 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है। एग्ज़ाम में टाइम थोड़ा सा इसमें 2-3 मिनट बढ़ा लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस होता है ना एग्ज़ाम का, उसकी वजह से बाज़ औक़ात ईजी चीज़ें भी हम दोबारा पढ़ रहे होते हैं रिकन्फर्म करने के लिए। तो इन शॉर्ट कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, कम तादाद है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 15 मिनट रीडिंग टाइम से पहले एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर लेंगे। इनके लिए इजाज़त है कि आप दूसरे क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं, क्योंकि अभी 3-4 मिनट है ना एग्जाम में, तो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। आप दूसरा रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन रीड करना है। कौन से वाला क्वेश्चन रीड करें? केस स्टडी नहीं, रिप्रोडक्शन का, क्योंकि एमसीक्यू के बाद जो बारी आएगी अगले क्वेश्चंस की, वो होंगे रिप्रोडक्शन। एमसीक्यूज में फ़ायदा ये होता है कि आपको लगभग 15 में से 12 केसेस में श्योर होता है कि मैंने एमसीक्यूज को ठीक अटेम्प्ट किया है कि गलत किया। ठीक किया वो भी पता, गलत किया बाकी में 50-50 होता है। तो इसमें मार्क्स गेन करना आसान होता है, और अगर अच्छे मार्क्स आपने 10+ मार्क्स भी गेन कर लिए ना, तो एक अच्छी बेस डेवलप हो जाती है, बन जाती है पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर तो आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी रीडिंग टाइम कंप्लीट होने पर या उसके बाद आपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट किया है, तो आपने पेपर को, स्क्रिप्ट को पकड़ना है और उसके ऊपर एमसीक्यूज को सोल्यूशन उतार लेना है। और अगर पहले आपके पास 2-3 मिनट बच गए हैं, तो आपने रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन को रीड करना है। मैं एज्यूम करता हूं कि आप ये वाला स्टूडेंट है, 15 मिनट हो गए, आपने अटेम्प्ट कर लिया, आंसर शीट पकड़ी, अब अटेम्प्ट करना है, आंसर शीट के ऊपर उतारना है। अच्छा, एक बड़ी गलती आपने नहीं करनी, जो बहुत कम स्टूडेंट करते हैं, लेकिन वो गलती बड़ी है। वो क्या कि जैसे जो आपका इससे पहले पीआरसी होता है, उसमें आपको एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपने ऊपर ही टिक, कंप्यूटर के ऊपर ही टिक लगाने होते हैं, और टिक लगा के आप समझते हैं कि बस काम खत्म। वो जाहिर है वहाँ पे उसका तरीकाकार भी ऐसे ही, काम खत्म। कैफ लेवल पे ऐसा नहीं होता। कैफ लेवल पे आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, रिटन बेस्ड। हालांकि वो कंप्यूटर बेस्ड भी ऑप्शन होती है, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं, और उसमें भी बल्कि आपने स्क्रिप्ट को अटेम्प्ट करना होता है, वो एक डिफरेंट है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के कैफ लेवल पे सेंटर बेस्ड एग्जाम को फॉलो अटेम्प्ट करते हैं, तो आपने जो भी सोल्यूशन अटेम्प्ट किया है अपने आंसर क्वेश्चन पेपर के ऊपर, उसे अपनी आंसर शीट पे उतारना लाजमी है। अगर आपने अपनी आंसर शीट पे नहीं लिखा, 0 नंबर मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर दिया और फिर क्वेश्चन पेपर को आंसर शीट के साथ अटैच करना है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो आपको एमसीक्यूज के 0 मार्क्स मिलेंगे। आंसर शीट के ऊपर अटेम्प्ट करना है। कैसे अटेम्प्ट करना है सुन लीजिए। आंसर शीट पे आपने लगानी है दरमियान में लाइन, इधर एमसीक्यू नंबर, इधर करेक्ट ऑप्शन। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि पहले बता चुका हूँ, क्योंकि रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। एमसीक्यूज में आपने 1 2 3 रोमन वाला ना, देखें रोमन वाला ना, एमसीक्यूज 1 2 3 ऑप्शंस ABCD में होती हैं। जो क्वेश्चन की नंबरिंग होती है वो 1 2 3 में होती है रोमन में, 1 2 3 4 5, और उसके आगे करेक्ट ऑप्शन ABDCAD। इस तरीके से A और D को क्लियरली डिफरेंशिएट करना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि ये A है कि D है, ठीक है, रिस्की होता है। आपने A है तो उसको क्लियरली A,
और डी है तो उसको क्लियरली डी ऑप्शन के तौर पे लिखना है। क्लियर? अच्छा, जो काम नहीं करना, एमसीक्यूज के बाद जो इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है ना अल्फाज में, ये लिखना लाजमी नहीं है, ठीक है? आपने नहीं लिखनी। सोल्यूशन देखेंगे उसमें भी अमूमी तौर पे नहीं, कभी कभी आई कैप लिख भी देता, अमूमी तौर पे नहीं लिखता। ये काम नहीं करना। डिस्क्रिप्शन जो आगे इसकी स्टेटमेंट है एमसीक्यू का, सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखना है करेक्ट, स्टेटमेंट नहीं लिखनी। और दूसरा, इसकी तरतीब को उल्टाने पलटाने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको फर्ज कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा आता है, उसके बारे में आप श्योर हैं, 1 के बारे में श्योर नहीं है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया, फिर एंड पे जाकर क्वेश्चन नंबर, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तरतीब से रखें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 पहले अटेम्प्ट कर लें तो 4 के आगे करेक्ट ऑप्शन लिख लें जो भी आपके जहन में है, बाकी ऑप्शन ब्लैंक छोड़ दें जो अभी आपने नहीं करनी इन केस, ठीक है? तो जिसके बारे में श्योर हो पहले, चाहे वो अटेम्प्ट करना चाहे वो कर लें, कोई बात नहीं है। एग्जाम में याद रखिएगा क्वेश्चन की तरतीब से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तरतीब कोई भी, पहले 7A कर लें, फिर 2B कर लें, फिर 7B कर लें, फिर 2A कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन के ऊपर टॉप पे आपको होता है नंबर लिखना है। नंबर लिखने का मकसद ही होता है क्वेश्चन नंबर का, ठीक है? वो आपने वीडियो देखी हो ना जिसमें वो आई कैप बताता है वो बॉक्स के ऊपर नंबरिंग कैसे करनी है। तो आपने क्वेश्चन के टॉप पे 3 बॉक्सेस होते हैं, जो आंसर शीट का टॉप पे, वहां पे क्वेश्चन नंबर लिखना है और किसी भी तरतीब से कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज में भी तरतीब लाजमी नहीं है, ठीक है? तो प्रेजेंट करना है तो ये तरतीब लिखे, ये बेहतर आसान है। वैसे इस तरतीब के साथ इस ऐसे भी करेंगे प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं करेगा, लेकिन बेहतर यही है एमसीक्यूज तरतीब के साथ लिखे, और फिर जो जो करेक्ट ऑप्शन आपको समझ आ रही है, जिस तरतीब से आपने जो पढ़ना है, जो आपने पढ़े उसको, और करेक्ट ऑप्शन लिखना। स्टेटमेंट लिखना रिक्वायर्ड नहीं। सबसे अहम चीज, एमसीक्यूज को आंसर शीट पे लिखना है, एमसीक्यूज को आंसर शीट पे अटेम्प्ट करना है, एमसीक्यूज को आंसर शीट पे उतारना है। डन जी? चलिए आइए अब जरा क्विकली इनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम पेपर को अटेम्प्ट करना भी सीख रहे हैं, साथ ही साथ हम कंसेप्ट की रिवीजन भी करना चाहते हैं। तो आइए अब जरा कंसेप्ट की रिवीजन करते हैं। कह रहा है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एट 1872 a proposal may be revoked at any time before communication of acceptance is complete। proposal में भी देखिए, रिवोक proposal भी हो सकता है, proposal means offer, और acceptance भी हो सकती है रिवोक। यहाँ पे किसका पूछ रहा है? proposal यानी ऑफर कब रिवोक होता है? ऑफर can be revoked before communication of acceptance is complete as against ऑफर रिवोक होने की बात कर रहा है। ऑफर रिवोक किस टाइम से पहले कर सकते हैं? बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ऑफरर। एज अगेंस्ट ऑफरर, वो भूल गए हैं आप लगता है। एज अगेंस्ट ऑफरर और एज अगेंस्ट ऑफरी समझाया था, ठीक है? और 2-3 केस स्टडी में भी आया था। तो प्रपोजल में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट ऑफरर। ऑफरर का दूसरा नाम क्या है? प्रपोजर। सी ऑप्शन करेक्ट है, ए या बी नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर होता ना एक्सेप्टेंस, ठीक है, तो फिर हम ये कहते हैं एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ऑफरी। एक्सेप्टेंस के केस में ऑफरी आता है नहीं? कुछ समझ आ रही है? सी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, आकिब एंड हारिस आर पार्टनर्स इन क्वाड्रिलियंट स्पोर्ट्स। पार्टनर्स हैं, ठीक है? पार्टनर्स को अंडरलाइन कर लेना। क्यों भला? इसे पता चल गया पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। मास प्लेस एंड एमसीक्यूज पहले अटेम्प्ट करने का फायदा ये भी होता है, पूरे सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स और कंसेप्ट है ना रिफ्रेश हो जाते हैं। एक एमसीक्यू किसी और चैप्टर का, दूसरा किसी और चैप्टर का, तीसरा किसी और चैप्टर का। वो पूरी जैसे एक बड़ा काम करने से पहले वार्म अप होता है ना बंदा एक्सरसाइज करके, ये एक्सरसाइज आपको वार्म अप कर देते हैं एमसीक्यूज। कह रहा है पार्टनरशिप का, वो कॉन्ट्रैक्टेड का क्वेश्चन था, ये पार्टनरशिप का आ गया। क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों पार्टनर्स हैं। मास कोई कस्टमर था, प्लेस्ड एन ऑर्डर टू परचेज 10,000 फुटबॉल फ्रॉम आकिब एंड पेड एन एडवांस ऑफ ₹100,000 टू हिम। यहीं तक क्वेश्चन अगर रुक जाता ना तो हम ये कहते कि चूंकि पार्टनरशिप के बिहाफ पे एक पार्टनर पैसे ले रहा है, तो ये जो पैसे उसने लिए ये वाला एक्ट फर्म के ऊपर बाइंडिंग है, फर्म इन पैसों की जिम्मेदार है। ऐसा ही होता है नॉर्मली बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ? ट्विस्ट क्या है? आकिब नाइदर इन्फॉर्म्ड माज अबाउट हिज पार्टनरशिप इन क्यूएस nor did he inform Haris about Ma's order and spent the advance on his personal expenses।
आकिब ने ना तो कस्टमर को बताया कि मैं पार्टनर हूं और ना पार्टनर को बताया मैंने कस्टमर से एडवांस लिया है। अब जिस कस्टमर ने आकिब को पैसे दिए उसे पता ही नहीं कि ये पार्टनर है, तो बताइए उसने जो पैसे दिए किस पोजीशन में दिए? उसकी सोल इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिए कि एज ए एजेंट ऑफ पार्टनरशिप दिए। आप बताइए कि क्या मुआज ने जो 1 लाख रुपया दिया आकिब को वो एज पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म दिया या उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिया? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है पार्टनर है, कस्टमर को तो पता ही नहीं। तो अब बताइए क्या इस एक्ट के लिए पार्टनरशिप फर्म लायबल है? लायबल नहीं है। क्यों लायबल नहीं है? क्योंकि उसकी इंटेंशन, उसका नेम यूज नहीं किया गया, ठीक है, ऑर्डिनरी को, और उसका नेम यूज नहीं किया। आपको पता है ट्रांजैक्शन बाइंडिंग होने के लिए जरूरी है इन द नेम ऑफ फर्म हो, और फर्म का तो नाम ही यूज नहीं किया, फर्म तो कहीं थी ही नहीं ट्रांजैक्शन के वक्त। ये तो फर्म के नाम की ट्रांजैक्शन, नाम ही इस्तेमाल नहीं हुआ ना, इंटेंशन भी नहीं थी पार्टीज की। तो इसका मतलब इसमें इंडिविजुअल आकिब लायबल है। When Maas did not receive the order on agreed date, he investigated Aqib's background and found out that Aqib is a partner in QS. मास को तो बाद में पता चला ये पार्टनर भी है। तो बताइए क्या वो पार्टनरशिप को लायबल करार दे सकता है मास? क्यों नहीं दे सकता? वो पार्टनर था। हाँ, उसने ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप पैसे नहीं लिए। कैसे पता चला ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप पैसे नहीं लिए? क्योंकि बताया ही नहीं, बताया ही नहीं। चलिए ठीक है। मैं अगर फर्ज कीजिए किसी से उधार लेता हूं, पर उसे नहीं पता कि मैं कॉलेज में टीचर हूं, मैं उधार लेता हूं उससे और मुझे उधार दे, मैं पैसे वापस नहीं करता, क्या वो कॉलेज में किसी बंदे से आके पैसे मांग सकता है? नहीं, क्योंकि मैं कभी कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव हुआ ही नहीं। मैंने अपने आप को कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव पेश ही नहीं किया, प्रेजेंट ही नहीं किया कभी। बाद में उसे पता चला तो फिर कॉलेज लाइबिलिटी। तो इसी तरह सिमिलरली पार्टनरशिप भी लाइबल नहीं है। कुछ बात समझ आई? अब देखिए ऑप्शंस कौन सी आपको पता है। ये स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये उसका टिपिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। डिसीजन भी एमसीक्यूज में, बेसिस ऑफ डिसीजन भी। हमने कौन सी वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी होती है? करेक्ट डिसीजन वाली के करेक्ट बेसिस ऑफ डिसीजन वाली के दोनों? दोनों। तो इसमें क्या कह रहे हैं? अंडर पार्टनरशिप एक्ट कैन मोइज होल्ड क्यूएस लायबल फॉर द डिलीवरी। क्यूएस मतलब पार्टनरशिप फर्म को लायबल करार दे सकता है। क्यूएस को बोल रहा है, मास को नहीं बोल रहा, ये सॉरी वो उसको आकिब को नहीं बोल रहा। मास किसके खिलाफ एक्शन ले रहा है? पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ। क्या एक्शन ले सकता है? नहीं ले सकता। अच्छा, इसका मतलब है नो, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ठीक है, कोई सी भी टिक कर दे। नहीं, डिसीजन ठीक है तो बेसिस ऑफ डिसीजन भी ठीक होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक बेसिस ऑफ डिसीजन ठीक है, एक गलत है। हमने अब इन दोनों में से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। क्या? बिकॉज आकिब हैड नॉट इन्फॉर्म्ड हारिस रिगार्डिंग मास ऑर्डर। क्या ये वजह है कि आकिब ने बताया नहीं था हारिस को, या ये वजह है बिकॉज मास वाज अनअवेयर ऑफ आकिब्स पार्टनरशिप इन क्यूएस अपॉन परचेज? जिसको परचेज कर रहा था उसे पता ही नहीं था। क्या रीजन है कि उसे पता है? सेकंड वाली। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? बीटा, बी, जिसमें डिसीजन भी ठीक है और बेसिस ऑफ डिसीजन भी ठीक है। एग्री करते हैं? कितने स्टूडेंट के एमसीक्यू ठीक हुआ था? मेजॉरिटी का। आगे चलते हैं। जुबैर परचेज्ड 5000 kgs of basmati rice from Shakir and promised to pay rupees 500,000 after 2 months. ऐसा हो सकता है क्या कि चीजें पहले पेमेंट बाद में? बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। However, due to fire incident at his shop, he incurred huge loss, rendering him unable to pay the amount to Shakir on due date. लेकिन उसे नुकसान हो गया और वो पैसे अदा करने के काबिल नहीं रहा। तो जहन तो नहीं छोड़ेगा शाकिर को, वो तो पकड़ लेगा जहन को। जहन कहेगा भाई तबाह होगी तुम्हारी शॉप, तो मुझे से क्या, मेरे को पैसे दो, सामान तुम्हें दिया था। जाकिर पैसे मांग रहा है, अब तंग कर रहा है। मोहसिन हु इज फ्रेंड ऑफ जुबैर, ये क्यों, सॉरी जुबैर, जाकिर नहीं था, शाकिर और जुबैर है ना, मेरे अक्सर आगे पीछे हो जाते हैं, कोई बात नहीं। Mohsin, who is friend of Zubair, intending to help him out in this crisis, sent a letter to Shakir along with the cash check of rupees 475,000, requested Shakir to accept the payment in full settlement of Zubair's debt. शाकिर ने जुबैर को चीजें बेची थी, शाकिर अब कह रहा है कि मुझे पैसे चाहिए, जुबैर कह रहा है भाई मेरे पास तो कोई नहीं, मेरी तो दुकान तबाह हो गई। अब दोनों में बहस चल रही थी,
मोहसिन जो था उसने शाकिर को लेटर भेज दिया चेक की पेमेंट के साथ 4,75,000 रिक्वेस्टिंग शाकिर टू एक्सेप्ट द पेमेंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ ज़ुबैर्स डेट। उसने कहा 5 लाख लेना था तो उन्होंने 4,75 का चेक पकड़। शाकिर जो था वो थोड़ा थोड़ा शातिर भी था, उसने कहा यार भागते चोर की लंगोटी 5 लाख लेना, 4,75 का चेक आ गया, ये तो पहले कैश करवाओ, बाकी चीजें हाँ ये तो पकड़ो, बाकी बाद में देखी जाएगी। उसने क्या किया, उसने शाकिर इमीडिएटली इन कैश द चेक ऑन 1 March 24 fearing that his debt would not otherwise be recovered। यहां मुझे ये बताइए, मोहसिन ने ऑफर ये की थी 4,75,000 का चेक पकड़, 5 लाख की सेटलमेंट पूरी। उसने चेक को कैश करवा लिया, क्या चेक को कैश करवाने वाला अमल इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस नहीं होता? यार कंसेप्ट बड़ा था ना। इसका मतलब है उसने एक्सेप्टेंस कर ली है कि भैया ठीक है। किस चीज की एक्सेप्टेंस? भाई जो भी उसने चेक के साथ लेटर में कहा था। अब जब रिकवरी कर ली ऑन, फिर उसके बाद क्या हुआ, he now demands the remaining payment of ₹25,000 and damages of ₹30,000 incurred by him on account of delayed payment। वो कहता है भाई मेरे को 25,000 बकाया भी दो और 30,000 डैमेजेस का भी दो। डैमेजेस भी तो हुए हैं। नॉर्मल हालात में अगर ये 4,75 वाली पेमेंट ना पकड़ता तो इसको डैमेजेस मिलने थे। एग्री करते हैं? पेमेंट डिले होने पे डैमेजेस होते हैं कि नहीं होते? क्या डैमेजेस सिर्फ गुड्स या सर्विसेज के केस में होते हैं या मनी के केस में भी डैमेजेस होते हैं? मनी के केस में भी। वो अमूमी तौर पे इंटरेस्ट होता है एट द रेट ऑफ 6% अमूमी तौर पे, लेकिन हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है, उसने खुद बता दी अमाउंट। अब बताइए, मेरा तो ये ख्याल है ये 25 + 30 55 ये पेमेंट भी करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई, उसने 475 को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है। अच्छा अब अगेन, क्या शाकिर सू कर सकता है रिकवरी के लिए? नहीं कर सकता। शाकिर कैन नाइदर सू मोहसिन नॉर जुबैर फॉर द रिकवरी ऑफ 55,000। ये ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा यहां पे उसने डिसीजन तो बता दिया, बेसिस ऑफ डिसीजन नहीं बताई। आप बता सकते हैं क्यों नहीं रिकवर कर सकता? क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा ये जो कॉन्ट्रैक्ट में अल्टरेशन होती है, ये चेंज होता है बाद में, इस वाले चेंज को क्या नाम देते हैं हम? वेवर ना? क्या क्या नाम देते थे? नोवेशन नहीं था, अल्टरेशन भी नहीं। स्पेसिफिक चेंज क्या था? रिमिशन। शाबाश, रिमिशन जी। नोवेशन जी, दूसरी पार्टी में, लेकिन रिमिशन से ज्यादा बेहतर है रिमिशन, क्योंकि पेमेंट हुई है ना, पेमेंट कम हुई है, पेमेंट कोई में रिमिशन। बहरहाल वो उसने पूछा ही नहीं था, सिर्फ कंसेप्ट रिवीजन के लिए कि बहाने से में जो टाइप्स ऑफ अल्टरेशन है वो भी रिवाइज हो जाए। अल्टरेशन है, एक वेवर भी होता था, रिमिशन भी, नोवेशन भी था, रिसीजन भी था। रिसीजन क्या होता है? म्यूचुअली, हाँ, दोनों पार्टी जब मिलके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। हाँ जी। और रिसीजन वन साइडेड भी हो सकता है, टू साइडेड भी हो सकता है। ओके। जब एक पार्टी, सिंगल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करे तो क्या डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं? डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं ना। रिसेंड का मतलब है रिफ्यूज कर देना, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना। चले बहरहाल फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ। एग्जाम में हमें एडवांटेज के ऊपर तो फोकस कर देते हैं, नॉट नजर नहीं आता। नॉट एडवांटेज यानी डिसएडवांटेजेस। वो डिसएडवांटेज भी लिख सकता था, लेकिन उसने डिसएडवांटेजेस नहीं लिखा, नॉट एडवांटेज, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस की अंडरस्टैंडेबिलिटी मुश्किल होती है। डिसएडवांटेज कहता आसानी से समझ जाते हैं, नॉट एडवांटेज समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसीलिए वो इस तरह के नॉट के अल्फाज को यूज करता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर नेगेटिव करता है। ये बात बताई थी ना आपको। पैसिव वाइज सेंटेंस समझना मुश्किल होता है, नेगेटिव सेंटेंस समझना मुश्किल होता है। ठीक है, इसी तरह कुछ और भी होती हैं चीजें जिनको वो एग्जामिनर यूज करता है आपका पेपर मुश्किल बनाने के लिए। कहता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मोर फ्लेक्सिबल देन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बात सही है, लेकिन ये तो एडवांटेज है। हम क्या ढूंढ रहे हैं? डिसएडवांटेज। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बेटर वर्कड आउट इन कंसल्टेशन विद प्रोफेशनल कमर्शियल इंडस्ट्रियल ग्रुप्स आउटसाइड पार्लियामेंट। बात तो ठीक है, लेकिन ये तो एडवांटेज है।
इट इज सिंपलर टू अमेंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन देन टू अमेंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सही कह रहा है, लेकिन ये तो एडवांटेज है। द पावर टू मेक लॉ इज गिवन टू अनइलेक्टेड सिविल सर्वेंट्स एंड एक्सपर्ट्स वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ ए गवर्नमेंट मिनिस्टर। ये भी ठीक है, लेकिन ये डिसएडवांटेज है, एडवांटेज नहीं है। तो हम यही तो ढूंढ रहे थे जो एडवांटेज नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? डी ऑप्शन। डन जी। नेक्स्ट, फहद ए फॉरेन एम्बेसडर स्टेशन्ड इन पाकिस्तान। वो आया था एम्बेसडर, हाँ जी, सॉवरन, हाँ जी, फॉरेन एम्बेसडर सॉवरन। साइंड ए लीज एग्रीमेंट। क्या ये हमारे खिलाफ केस कर सकते हैं? हम इनके खिलाफ केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फहद ए फॉरेन एम्बेसडर स्टेशन्ड इन पाकिस्तान साइंड ए लीज एग्रीमेंट विद ए लोकल लैंडलॉर्ड फॉर एन ऑफिस space in Quetta to be used for foreign embassies consular operations. Under the contract at 1872, which of the following statement is correct regarding the lease agreement signed by Fahad? Fahad can be sued in local courts only. नहीं, Fahad तो sue हो ही नहीं सकता, गलत कह रहा है। Fahad can be sued both in local and international courts? No. Fahad cannot be sued in local courts due to his diplomatic status. ये सही बात है। Fahad cannot avoid legal action even if a personal immunity clause is included in his lease agreement. नहीं, वो अवॉइड कर सकता है लीगल एक्शन को, बल्कि अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ऑटोमेटिकली उसे कहा हुआ है, उसे इम्यूनिटी दी हुई है। क्या इम्यूनिटी दी हुई है? कि उसके खिलाफ केस नहीं हो सकता, वो दूसरों के खिलाफ केस कर सकता है। डन? हाँ जी, पर्सन डिस्क्वालिफाइड वाला। और 2-3 और एग्जांपल भी देते, कंसेप्ट हमारा पक्का हो जाएगा। और कौन से पर्सन है डिस्क्वालिफाइड वाला? एलियन एनिमी, शाबाश। और कन्विक्टेड पर्सन, शाबाश। चलिए ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारी इसमें क्या हुई? सी। 6. Which of the following would be considered a critical infrastructure under the Prevention of Electronic Crime Act? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? निशानी याद है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की? क्या निशानी थी? जैसे क्या होता है? फाइनेंशियल लॉस होता है, नेशनल सिक्योरिटी, लाइफ लॉस। कहता है एनी सिस्टम whose disruption could lead to the loss solely to the business taking into account significant social impact. सिर्फ बिजनेस को लॉस हो, वो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी सिस्टम whose compromise could lead to significant loss of life taking into account significant social impact. लाइफ डेंजर जो है ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। एनी फैसिलिटी whose disruption could result in significant loss to private business operations taking into account economic impact. या any facility whose disruption could result in significant loss to operations of the public transportation system. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? significant loss of life. 7. चलिए लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया। इससे पहले मुझे बताइए, ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेजेस में फर्क पता है आपको? उसका इंपैक्ट क्या होता है, कैसे क्लेम करते हैं? ऑर्डिनरी डैमेज अगर हर सूरत में क्लेम होता है, चाहे कम्युनिकेट किया हो चाहे ना किया। और स्पेशल डैमेज, ठीक है। अच्छा, आप कभी अगर पेपर के बाद घरों का चक्कर लगाएंगे तो टिकट लेंगे रेलवे की, एयरलाइन की, बस वगैरह की, तो जाके उससे सिर्फ ये कहते हैं मुझे इस शहर की टिकट दे दो, कि उसे ये भी बताते हैं वो तुम्हें पता है मैं अपने वालिदैन से मिलने के लिए जा रहा हूँ, 6 महीने खूब लाहौर में पढ़ाई की है, पेपर दे के अब मैं वापस घर जा। ये बताते हैं क्या? अमूमी तौर पर बताना चाहे बता भी सकते हैं, मसला नहीं है, मना कोई नहीं कर रहा। अमूमी तौर पे क्या होता है? नहीं बताते, ऐसा ही है। ओके, आगे चलते हैं। उसके लिए जानना जरूरी भी नहीं है। वो कहेगा भाई मैंने आपको जिस शहर का टिकट ले रहा हूँ शहर में पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, आगे जिस मर्जी पर्पज के लिए जाएं कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। जमाल परचेज ए टिकट फ्रॉम हेक्सागन क्रूज एससी फॉर क्रूज शिप जर्नी फ्रॉम पाकिस्तान टू जॉर्जिया फॉर रुपीज 300,000 शेड्यूल टू रीच देयर ऑन 29 फरवरी 24। टिकट बुक कर लिया। The objective of Jamal's ship's trip was to deliver his speech on first 2 days of 5 days conference he was attending in Georgia. ठीक है, उसका एक मकसद क्या था कि उसने स्पीच डिलीवर करनी है। In consideration he received ₹100,000 एडवांस फ्रॉम जॉर्जियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसने 1 लाख रुपया एडवांस में वसूल भी कर लिया।
नोट करके मुझे बताइए, ये स्टेटमेंट जो है ना पर्पस ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन वाले ने आपको बताया है कि ये ऑब्जेक्टिव है, या टिकट बुक करवाते हुए जमाल ने क्रूज शिप वाले को बताया? हमें बताया, जमाल ने तो नहीं बताया। क्वेश्चन में कहीं पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जिससे पता चले उसने जमाल को ये बात बताई है। इसका मतलब है क्रूज शिप वाले को नहीं पता कि जमाल किस पर्पस के लिए जा रहा है। एग्री करते हैं? तो मुझे बताइए, अब इस एक्ट के ऊपर ये जो रिसर्च वाला काम जो उसने स्पीच डिलीवर करनी है, इसका जो नुकसान होगा, क्या वो पे करना है ट्रांसपोर्टर ने? नहीं करना। क्यों नहीं करना? कम्युनिकेट नहीं किया। हाँ, लेकिन अगर वो उसे नहीं पहुंचाता तो ऑर्डिनरी डैमेजेस पे होंगे ही होंगे। ऑर्डिनरी डैमेज क्या हो सकते हैं? भाई इसकी बजाय किसी और जगह और मोड के जरिए से गए, उस पर जो एक्सपेंस लगा, ठीक है, और फिर कोई मजीद अगर कोई एक्सपेंसेस हुए इनका। याद है आपको, हमने केस स्टडी की थी जिसमें वो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, कराची से स्टे करना पड़ा था, कोई इस तरह की केस स्टडी थी। हाँ, शिप वाली थी, वो शिप वाले थे, ये भी शिप वाली है, क्रूज शिप वाली। अच्छा, अब क्या हुआ? ऑन द डेट ऑफ डिपार्चर एचसी कैंसल्ड द जर्नी। जमाल पर एचसी ने कैंसिल, उन्होंने कहा भैया हमारे कस्टमर पूरे नहीं हुए तो जहाज तो नहीं जाएगा, या कोई रीजन हुई होगी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब डैमेजेस क्लेम करना जमाल का राइट है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसने किया है? ऐसे ने। जमाल परचेज द नेक्स्ट अवेलेबल टिकट फ्रॉम मोबाइल क्रूजेस फॉर ₹500,000 शेड्यूल टू डिपार्ट आफ्टर 2 days. Jamal arranged hotel accommodation costing ₹30,000 and incurred necessary expenses of ₹20,000 during his 2 days extended stay in Karachi. अब मुझे ये बताइए, जो 5 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़ा उसको किसी दूसरे शिप से जाने के लिए, जो उसको एक्स्ट्रा स्टे का होटल में स्टे करना पड़ा 30,000, जो उसको खाने पीने का खर्चा 20,000 करना पड़ा, ये सारे के सारे ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं कि नहीं? क्योंकि ये डायरेक्टली अराइज हुए हैं किस वजह से? कैंसलेशन की वजह से। ना कैंसलेशन होती ना ये खर्चे होते। क्या ये खर्चे सारे डायरेक्टली कैंसलेशन की वजह से हुए हैं? तो ये तो हो गया ऑर्डिनरी डैमेज। अच्छा, अगर देखा जाए तो वो जो 1 लाख अब जॉर्जियन रिसर्च इंस्टीट्यूट में नहीं पहुंच सका, ये भी तो इसी कैंसलेशन की वजह से ही हुआ है। हाँ जी, लेकिन ये चूंकि स्पेशल डैमेज है, ये अनदर कॉन्ट्रैक्ट था, अनदर कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका कम्युनिकेट होना जरूरी था। He finally reached Georgia on 3rd March and had to refund ₹100,000 to GRI as he did not deliver his speech as contracted. 1 लाख रुपया उसने को वापस करना पड़ा। हालांकि स्पीच डिलीवर करता तो 1 लाख रुपया उसका इनकम होती, उसको नुकसान हो गया। Under the contract, at which of the following amounts can Jamal recover from HC? कौन सी अमाउंट? 550 क्यों? टोटल 650 क्यों नहीं? स्पेशल डैमेजेस है, उसने कम्युनिकेट नहीं किया। एमसीक्यू में सिर्फ करेक्ट ऑप्शन बताइए, रीजन नहीं बताइए, लेकिन रीजन भी डिस्कस कर रहा हूं। 100,000 क्यों नहीं? क्योंकि वो स्पेशल डैमेज है। और एट टाइम कम्युनिकेट क्यों नहीं? लिखा तो हुआ है। स्टूडेंट कहने लगा सर लिखा तो हुआ है, आप कैसे कह रहे हैं कम्युनिकेट नहीं किया? वो उसने पार्टी को इन्फॉर्म नहीं किया, वो हम हैं, स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया उसने पेपर में। उसने ये नहीं कहा कि उसको भी इन्फॉर्म किया गया था। देख, दोबारा पढ़ लें, दोबारा। उसने कहीं पे ये नहीं कहा कि जमाल ने ये बात क्रूज शिप वाले को बताई थी। डन जी, करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? बी। नेक्स्ट इट, with reference to influence as explained in contract at 1972, which of the following statement is not correct? गलत वाली स्टेटमेंट ढूंढनी है, ठीक वाली नहीं। The contract is voidable at the option of party whose consent was caused through exercise of undue influence. सही के गलत? सही, हमें तो गलत ढूंढनी है, छोड़ दे। A person is deemed to be in a position to dominate the will of another where he holds apparent authority over the other person. सही है, हम तो गलत ढूंढने निकले हैं घर से, इसको छोड़ दे। Consent is said to be free when it is not caused by undue influence. छोड़ दे। The burden of proving that undue influence was not applied shall lie upon the person whose will was dominated by other person. Burden of proof किसके ऊपर होता है? जिसकी विल को डोमिनेट किया गया हो या जिसने डोमिनेट किया हो। एग्रीड पार्टी के ऊपर नहीं होता।
बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? फॉल्टी पार्टी। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें कह रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? एग्रीड पार्टी के ऊपर। वो बेचारी पहले ही पिसी हुई है, इसको और थोड़ी पीसना है। तो ये ऑप्शन गलत है, डी। इसी को सिलेक्ट करना, ठीक है जी। हाँ, जिसमें लॉ एज्यूम करता है बिल्कुल कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ था, उसमें जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है ना, वो केस है, उसने एज्यूम उसने प्रूव नहीं करना, दूसरे ने प्रूव करना है। हाँ, जिन केसेस में उसने कहा सर एक्सेप्शन भी तो थी, पूरा कंसेप्ट बताएं। एक्सेप्शन भी तो थी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस किन केसेस में प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा। जिन सिचुएशन में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाता ना, उसमें जो ये कहता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था, उसको साबित करना पड़ता है। याद है? उसमें फिर जो पार्टी कहती है ना मैं पिसी हुई पार्टी हूं, हाँ, उसको साबित करना होता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था। ऐसा ही है ना। अब मेरा भाई मुझे 3 केसेस ये बता दे जिनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम होता है, और ये बहन हमें बताएंगी 3 केसेस वो जिनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं होता। शाबाश। अनड्यू इन्फ्लुएंस किन रिलेशनशिप में प्रिज्यूम होता है? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, पेरेंट, ठीक है सन। और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम होता है? हल्का सा जोर दिया, साथ ही गड़बड़ा गए। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल है जी, बताइए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में होता है। और डॉक्टर पेशेंट, टीचर स्टूडेंट, हाँ। और इनमें अनड्यू, और किन में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं होता? 2 बता दें बस। डायरेक्टर क्राइटेरिया, शाबाश। और एक वो जो आई कैप केस स्टडी भी बनाता होता है कभी कभी, उसके लैंडलॉर्ड टेनेंट पे, हस्बैंड वाइफ, शाबाश शाबाश शाबाश। अब याद आ गया, उधर फियांसे में थी, पहले नहीं याद है। वो दूसरी तरफ थी जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम क्या हस्बैंड वाइफ में नहीं किया जाता, फियांसी एंड फियांसी में किया जाता है। चलिए बहरहाल आगे चलते हैं। इज नॉट, ये करेक्ट ऑप्शन है डी। 9, which of the following would constitute as an act of glorification of offense under the Prevention of Electronic Crime Act? कौन सा ग्लोरिफिकेशन है? Disseminating information through a device praising an act of terrorism. किसी भी डिवाइस से टेररिज्म का एक्ट प्रेज करना, ठीक है, टेररिज्म की तारीफें करना, ठीक है, कि ये अच्छा एक्ट है। तो यही तो था हमारा ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन दैट ग्लोरीफाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, लॉ में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आजकल हो सकता है ये भी वैसे। बहरहाल चले, छोड़े उसको, छोड़े इसको। लॉ में जो लिखा हुआ हम तो उसी के मुताबिक जवाब देंगे, ठीक है। गेनिंग ऑथोराइज्ड एक्सेस टू एनी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम, नहीं, ये ग्लोरिफिकेशन नहीं है। ऑफेंस जरूर है, इसकी सजा भी है, और क्रिटिकल, लेकिन ये ग्लोरिफिकेशन ऑफेंस नहीं है। डिसेमिनेटिंग द वर्डिक्ट्स गिवन बाय द कोर्ट टू क्रिमिनल इन हाई प्रोफाइल केसेस, नहीं, ये भी ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस नहीं है। तो ग्लोरिफिकेशन ऑफेंस क्या हुआ हमारा? ए पार्ट, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 10, Malik engaged Waqas to carry out maintenance of the equipment installed in the garden area of his house. While working on maintenance task, Waqas noticed a gas leak in kitchen. To prevent any casualty, Waqas promptly fixed the gas leak using his tools without seeking Malik's consent since he was not at home. भेजा उसे किसी और काम से था, ये जरा वॉशरूम में जाके चेक कर, नलके से पानी नहीं आ रहा। उसको देख रहा, पता चला पानी नहीं आ रहा, उधर गैस लीक हो रही है। लेकिन वो क्या, ठीक है मैं नलका ठीक करके निकला, तो मेरे को क्या ऐसे करना चाहिए था? उसने बगैर हाउस ओनर के कहे गैस वाला काम भी कर दिया, विदाउट सीकिंग कंसेंट। मलिक लेटर थैंक्ड हिम फॉर टेकिंग टाइमली एक्शन। बाद में मलिक ने सिर्फ शुक्रिया अदा कर दिया। उसने कहा इसमें शुक्रिया की क्या बात है, पैसे दीजिए, शुक्रिया नहीं चाहिए मुझे, पैसे दीजिए। मलिक कहने लगा पैसे कैसे, मैंने तो तुम्हें ये काम कहा ही नहीं था। ये झगड़ा हो गया। अब देखिए ये तो वही केस हुआ ना, वो हमारी गाड़ी का शीशा साफ करने वाली एग्जांपल याद आई, ठीक है। तो वो हमारे कहे बगैर शीशा साफ कर दे, हम उसे बाद में कहें शुक्रिया, वो क्या कहेगा, कहेगा नहीं शुक्रिया नहीं, पैसे दें। ऐसा ही है,
क्या अब इस कारीगर को पैसे मिलेंगे? हाँ, अगर तो ये देखें, याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है, कहता है जब कोई एक बंदा दूसरे बंदे के लिए काम कहे बगैर करता है ना, कहे बगैर, तो ये डिपेंड करता है, पैसे मिलेंगे कि नहीं, ये डिपेंड करता है काम करने वाले की नीयत पे। अगर तो काम पूरा उसने कर दिया और दूसरे बंदे ने उसका बेनिफिट भी उठा लिया, तो इसको पैसे मिलेंगे कि नहीं, काम करने वाले को किस पे डिपेंड करता है, काम करने वाले की नीयत पे। अगर तो ग्रेचुटस एक्ट है, यानी उसने अल्लाह वास्ते सवाब की नीयत से किया है, फिर पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर नॉन ग्रेचुटस एक्ट है, इंटेंशन क्या है, नॉन, फिर पैसे मिलेंगे। यही वजह है कि जो जूते पॉलिश करता है, वो जो हमारी बुक वाली एग्जांपल थी उसकी बात कर रहा हूं, उसको क्या जूते पॉलिश करने हमारे कहे बगैर जूते पॉलिश करे, हमारे कहे बगैर कुली सामान उठा ले, हमारे कहे बगैर ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर हमारी गाड़ी के शीशे साफ कर ले, तो क्या हम पैसे देने के पाबंद है? क्योंकि उसमें उसकी इंटेंशन नॉन ग्रेचुटस की है, ठीक है, क्योंकि इनका काम है। लेकिन अगर कोई डूब रहा हो, डूबते को बचाए, अगर कोई आग लगी हो, उसमें से किसी को जिंदा बचा के ले आए, हाँ ये वॉलंटरी है, ग्रेचुटस मींस वॉलंटरी एक्ट। क्या इसके पैसे मिलेंगे? इसके नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें इंटेंशन, देखिए दोनों सूरतों में काम कहे बगैर किया, उसका फायदा दूसरी पार्टी को मिला। एक केस में आप कह रहे हैं पैसे मिलेंगे, एक में कह रहे हैं नहीं मिलेंगे, तो कैसे डिसाइड होगा किस केस में पैसे मिलेंगे? देखा जाएगा सिचुएशन, इंटेंशन क्या है। अगर तो वॉलंटरी एक्ट है, ग्रेचुटस एक्ट है, पेमेंट दें, और नॉन ग्रेचुटस एक्ट है। लेकिन यहां तक कंसेप्ट समझ आ गया तो अगली बात बताऊं आपको, एक और ट्विस्ट भी है कि वॉलंटरी एक्ट जो ग्रेचुटस एक्ट होता है, इसमें भी पैसे मिल सकते हैं। बताएं कैसे मिल सकते हैं पैसे? अगर जिसको सर्विस प्रोवाइड की गई है वो सर्विस हासिल करने के बाद खुश होके कह दे हाँ मैं आपको पैसे दूंगा। याद है जिसकी जान बचाई थी, वो पैसे नहीं देने थे, लेकिन जब उसने खुद से कह दिया तो फिर वो पैसे देने का पाबंद। ऐसे हमने क्या कहा था, पास वॉलंटरी एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास वॉलंटरी सर्विसेज, याद है? वो वैलिड है, वो वैलिड है। और एग्रीमेंट टू, मुझे याद आया, ये जो एग्रीमेंट टू पे फॉर पास वॉलंटरी सर्विसेज है, ये किस कंसेप्ट की एग्जांपल थी बड़ा? एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन की। और एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन की 3 एग्जांपल देखे। रिवीजन पेपर तो बहाना है, असल तो रिवीजन भी करनी है ना। 3 एग्जांपल कौन कौन सी बता दें? एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, टाइम बार्ड डेट, गिफ्ट, शाबाश, कंप्लीटेड गिफ्ट बोलें, कंप्लीटेड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो क्या वो उसे होल्ड कर सकता है? अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैन वकास होल्ड मालिक लायबल टू पे फॉर हिज सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्सिंग द गैस लीक? यस कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने इसके एजेंट के तौर पे, एजेंट तो तब कहते हैं जब उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम कर रहा है, इंस्ट्रक्शन तो दी नहीं उसने। If Vikas did not intend to fix the gas leak gratuitously, C ऑप्शन करेक्ट। क्लियर? कोई आर्गुमेंट हो किसी का तो पूछ ले। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं, वो आता है एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन के अदर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। हाँ जी, उसी में आता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये बताया हुआ है। बेलमेंट भी है और एक और है एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, ये भी एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन। सही पहुंचे, वही कंसेप्ट है। 11 नादिर रेहान एंड साकिब साइंड ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑन 5th March stipulating profit sharing ratio of 50-25-25. Nadir has been the only partner involved in managing the firm's business. Subsequent to the agreement, the firm's profits were distributed annually among the partners in the ratio of 70-15-15. A practice which neither Rehan nor Saqib opposed. यहां पे रुक के मुझे बताया ये हो क्या रहा है। ओरिजिनल रेशो थी 50-25-25, डिस्ट्रीब्यूशन होती रही है 70-15-15। तो ये, और इसके ऊपर किसी ने इतराज भी नहीं किया, तो कोई बात नहीं, कानून इतराज करेगा। ऐसा ही है, कानून ये कहेगा नहीं ओरिजिनल के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूशन करो, ऐसा है क्या? नहीं, बल्कि चूंकि उन्होंने इतराज नहीं किया तो समझा जाएगा ये
उनकी तरफ से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, ये भी केस स्टडी की हुई है हमने। However, due to an extraordinary increase in the current year profit, Saqib highlighted the need to abide by the profit sharing ratio of 50-25-25 as stipulated in the signed partnership agreement to which neither disagrees. वो कहता है ठीक है, पास में जो हुआ हुआ अब तो ओरिजिनल रेशो के मुताबिक होगी। क्या अब डिस्ट्रीब्यूशन ओरिजिनल रेशो के मुताबिक होगी? नहीं, अब तो करंट रेशो रिवाइज होके क्या हो चुकी है? 70-15-15। अब जितना भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट चलेगा आगे इसी रेशो के लिहाज से चलेगा। हाँ, अगर चेंज करना है तो हो भी सकती है, लेकिन कैसे होगी? कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर के कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर। यहां पहले रुक के मुझे ये बताइए कौन कौन सी पार्टनरशिप में चेंजेस हैं जो ऑल पार्टनर की वजह से होंगी? कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ बिजनेस और प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा मुझे ये बताइए, नए पार्टनर को ऐड करना है, ऑल पार्टनर मेजॉरिटी। अच्छा, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करने की एग्जांपल पूछना चाहता हूं। कॉलेज है, सीए की क्लासेस चल रही हैं, साथ ही साथ एक प्रपोजल आया एसीसीए की क्लासेस भी स्टार्ट करें। ये फैसला ऑल पार्टनर की कंसेंट से होगा या मेजॉरिटी की कंसेंट से? क्या ये नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हुआ है? वे पहले भी पढ़ा रहे थे, अब भी पढ़ा रहे हैं। नेचर ऑफ बिजनेस थोड़ी चेंज, ठीक, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज नहीं हुआ, ठीक है जी। अच्छा अब सुने, कॉलेज चल नहीं रहा था इतना, ठीक है, तो एक प्रपोजल ये है, ऐसा करते हैं साथ ही टायर पंक्चर की शॉप स्टार्ट कर, बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, गाड़ियां आएंगी तो उधर पंक्चर वगैरह लगाएंगे, ये बिजनेस। क्या इसके लिए ऑल पार्टनर की कंसेंट जरूरी है या मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स की? हाँ, ये है नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है। देखिए, अगर उसी स्कोप के अंदर उसी तरह की मिलती जुलती कोई और चीज स्टार्ट कर दे, वो नेचर ऑफ बिजनेस चेंज नहीं होता, ठीक है। हाँ, वो एसीसी एडिशन है तो वही नेचर ऑफ बिजनेस, वही एजुकेशन का, पहले भी एजुकेशन का है भाई। पहले 1 टन का एसी बनाते थे, अब 1.5 टन का बना प्रपोजल आ गया, नेचर ऑफ बिजनेस तो वही है, ठीक है। पहले स्टैंडर्ड एसी बनाते थे, सेल करते थे, अब इन्वर्टर वाला बना रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस तो वही है। तो उसी इंडस्ट्री, वो सेक्टर के अंदर, उसी फील्ड के अंदर अगर आप कोई एडिशन करते हैं, वो नेचर ऑफ बिजनेस का चेंज नहीं है। जब आपका सेक्टर ही चेंज हो जाए वो नेचर ऑफ बिजनेस। तो यहां पे बहरहाल ये क्लियर हो गया। करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई कि रेशो अब चेंज, अब जो रेशो इंप्लॉयड थी वही चलेगी आगे। अगर इसको चेंज करना है तो मेजॉरिटी की कंसेंट चाहिए या ऑल की चाहिए? ऑल पार्टनर की चाहिए। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई? रेशो कैन नॉट बी चेंज विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ये ऑप्शन करेक्ट है। डन जी। नेक्स्ट 12, Sana received a promissory note from Bilal as payment for settlement of a personal loan extended by her. She intends to settle her obligation towards Zahir by endorsing the same promissory note in Zahir's favor. बिलाल ने promissory note दिया सना को, सना ने promissory note दे दिया जहीर को। However, she noted that promissory note already had endorsements covering it, leaving no space for Sana's signature to endorse it further. लेकिन सना को पता चला पहले ही इतनी इंडोर्समेंट हो गई, इतनी इंडोर्समेंट होगी, मजीद जगह ही नहीं बची, तो जगह ही नहीं बची, ओवरराइड कर दे। ऐसा है क्या? क्या करते हैं? शाबाश, क्या पीस ऑफ पेपर अटैच कर दे, उसके ऊपर इंडोर्समेंट शुरू करते हैं। अंडर नेगोशिएबल, क्या कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इजाजत देता है इसकी? Yes, under the negotiable instrument, which of the following statement is correct? Sana must ask Bilal to send another promissory note. No another promissory note. उसी का Sana can endorse the promissory note through an email? नहीं. Sana can add her endorsement by signing a slip of paper and then attaching it to the promissory note. Yes, ये है हो सकता है ऐसे। लेकिन याद रखें, प्रैक्टिकली आपको एडवाइस दी है, आपने जब भी डीलिंग करनी है किसी के साथ, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट के साथ नहीं करनी, चेक के साथ करनी है। चेक ज्यादा सिक्योर्ड, ज्यादा प्रोटेक्टेड और ज्यादा एक्सेप्टेड है। हालांकि चेक से भी ज्यादा एक सिक्योर्ड डॉक्यूमेंट है डिमांड ड्राफ्ट। ये चीज, ये है प्रैक्टिकल नॉलेज, शाबाश, ठीक है।
लेकिन बहरहाल चेक भी ठीक है, चेक में आप कानूनी एक्शन ले सकते हैं, चेक में पेमेंट ना होना तो कानूनी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट में वो नौबत ही नहीं आती क्योंकि उसमें पेमेंट कंफर्म है, बैंक ऑलरेडी पैसे अलग कर चुका होता है उसके। सना मस्ट इशू नो प्रॉमिस, नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट, डन जी। चले अब हमारे सारे एमसीक्यूज हो गए हैं, इसी में आपका एक दफा ना आधा कॉन्ट्रैक्ट आधा सिलेबस रिवाइज हो चुका होगा एमसीक्यूज में। हर एमसीक्यूज ने किसी चैप्टर से उठाया होता है और उसमें उस चैप्टर का कंसेप्ट रिवाइज हो रहा होता है। तो अब आप पूरे वार्म अप हो गए हैं एग्जाम में भी। अब क्या करना है नेक्स्ट, अब 15 या 20 मिनट समझे निकल गए। अब आपने डिसाइड करना है कौन कौन से रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन हैं, उन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन को पढ़ना है और उनके आगे ना हल्का सा चैप्टर नंबर लिखते जाना है। ये आपका सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है पेपर का। फर्स्ट फेज में आपने एमसीक्यूज रीड करके अटेम्प्ट किया, बड़ा काम यही था। अब क्या करना है, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस को पढ़ना है और जिस चैप्टर का है वो उसके आगे लिखना है। अब कैसे पता चलेगा रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन? 2-3 लाइन का अगर क्वेश्चन है ना तो समझ आए रिप्रोडक्शन का है, पैराग्राफ है तो केस स्टडी है। अब सेकंड फेज में, पहले फेज में हमने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट किया है, सेकंड फेज आपका तकरीबन होगा लगभग 1.25 घंटे का। इसमें आप घंटे या 1.25 घंटे का, आप डिपेंड करता है कि वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछता है। 15 नंबर के एमसीक्यूज हो गए, रिप्रोडक्शन अमूमी तौर पे 40-45 नंबर के होंगे, कम ज्यादा हो सकता है। आसान पेपर बनाना हो वो हो सकता है 60 नंबर का रिप्रोडक्शन कर दे, मुश्किल पेपर बताना हो सकता है रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन सिर्फ 30 नंबर के कर दे और बाकी 55 का केस स्टडी कर दे। और ज्यादा चांस क्या है भला, केस स्टडी वाला ज्यादा पूछेगा। तो लगभग समझ लीजिए 30 से 40 नंबर का, 30 से 40 नंबर के रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन होंगे। अब आप जरा पहचानिए जल्दी से, अब इतने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए हैं, दूसरे पहचान लेते होंगे। शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती थी ना कि सर केस स्टडी होती क्या है, पहले तो ये बताए, फिर केस स्टडी और रटे वाले सवाल में फर्क है। अब तो पता चल गया। 2A केस स्टडी वाला रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन इसको पढ़ ले और इसके आगे लिखना है चैप्टर। अब आपको 5 मिनट दे रहा हूं, उस 5 मिनट में क्या करना है, इसके सारे रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस के आगे यहां पे उसका चैप्टर नंबर लिखना है। चैप्टर और रह और क्वेश्चन के अंदर, चैप्टर के अंदर भी तो बहुत से कंसेप्ट हैं, क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड होगा ना जिससे पता चलेगा ये कौन से कंसेप्ट का क्वेश्चन है, उसको अंडरलाइन करना है। चैप्टर नंबर लिखना है और कीवर्ड क्वेश्चन का अंडरलाइन करना है। कीवर्ड पता है ना क्या है, जिससे पता चलता है कि वो कौन सा कंसेप्ट पूछ रहा है। ये 2 चीजें अगर आपने सही कर ली, इसका मतलब आपकी तैयारी हो गई पूरी इंशाल्लाह। आपके पास टाइम है 7 मिनट, 7 मिनट में आपने ये काम करना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कीजिए।